नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10वीं का प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर 2024-25। ये पेपर बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए 17 मार्च 2025 को जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए। कोड है 017 और क्लास 10 सेकेंडरी भी बोलते हैं इसको। और ओपन के बच्चों का, रेगुलर बच्चों का, सबका यही पेपर है। दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी। 80 नंबर का पेपर है जिसमें 20 तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट ए, सेक्शन ए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है धोलावीरा का दुर्ग नगर किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा बेटा हड़प्पा सभ्यता का, सरस्वती सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है जहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है अगली बार क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। तीसरा है तुर्क डैश की एक बर्बर जाति थी। तुर्क कहाँ की एक बर्बर जाति थी? बर्बर मतलब होता है जो असभ्य लोग होते हैं, जो जंगली होते हैं या जो आक्रमण के इरादे से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्य एशिया की थी। वे किसान जिनके पास खुद की जमीन होती थी और वे खुद उस पर कृषि करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? खुद काश्त। एक होते थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, उन्हें कहा जाता था पाही काश्त। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा जो मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो हटा दिया गया। वो कब हटाया गया? अक्टूबर 31, 2019 को। यानी कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का, विशेष सुविधाओं वाला दर्जा मिला हुआ था, वो कब हटाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन आपके पास, वो था कि 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। सही है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। ये भी बिल्कुल सही है और इसीलिए इसका उत्तर आएगा ए। ए का मतलब दोनों सही हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है उपनिवेश का इतिहास हमें ये बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। आप देखिए, जो उपनिवेश का अर्थ होता है किसी देश को गुलाम बनाना, ठीक है। उसका इतिहास हमें ये बताता है कि वो दूसरे देश से जो है सारे संसाधन लूट लेना चाहते हैं। दूसरे देश में वो देखते हैं कि खूब संसाधन हैं, तो क्यों ना हम उसके संसाधन प्राप्त कर लें। और किसी क्षेत्र के विकास के लिए देखो, वो अगर वो अपना विकास करना चाहते हैं तो संसाधनों की उपलब्धता जो है वो एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो इसीलिए बेटा ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है सही तो है, लेकिन दोनों आपस में नहीं जुड़ते, क्योंकि जो पहला पॉइंट है मेरे ख्याल से वो तो ज्योग्राफी से नहीं लग रहा, लेकिन दूसरा है तो हो सकता है, लेकिन पॉइंट दोनों सही हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं, पर आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग। आपने देखा ये जो जीटी रोड है सबसे पहले बनी थी जो भारत में, वो जो जीटी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक थी? वो थी हमारी दिल्ली से अमृतसर तक। तो इसीलिए जो इसकी ऑप्शन है वो क्या है? बी, दिल्ली और अमृतसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योगों का उदाहरण है? आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं बेटा जो दूसरे उद्योगों में काम आते हैं। अब लोहा और इस्पात है, लोहे से क्या बनेगी? मशीनें, और उन मशीनों से दूसरे उद्योगों में सामान बनेगा। तो ऐसे उद्योगों को जो जिनमें बना हुआ सामान आगे
दूसरे उद्योगों के लिए आधार बनता है, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। और इसका सही आंसर है लोहा एवं इस्पात उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। श्रीलंका में किस जातीय समूह के लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो इसका सही आंसर है सिंहली, या सिंगल भी कहते हैं, लेकिन सिंहली सही उत्तर है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था सरकार का डैश रूप है। तो इसमें कौन सा रूप है? ये सरकार का स्थानीय रूप है। स्थानीय होता है लोकल लेवल पे बना हुआ। देखिए, जो सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं, एक केंद्र, एक राज्य और उससे भी नीचे होता है स्थानीय। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, ये सब के सब किस में आते हैं? स्थानीय में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए सीटें डैश में आरक्षित हैं। कहाँ पर आरक्षित हैं? आप याद करके बताइए कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि अगर 5 पंच बनते हैं ना, तो 5 में से 2 निश्चित रूप से महिलाएं ही होंगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुजन समाज पार्टी डैश के संस्थापक, मतलब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है कांशीराम। आपको याद कर लेना बेटा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। उसके बाद है डैश को छोड़कर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, डैश को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता मिली हुई है। मतलब किस देश में, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, लोकतंत्र की बजाय तानाशाही को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है? वो है पाकिस्तान। यहाँ पर लोकतंत्र की वैल्यू तो कम है और बाकी तानाशाही की अधिक है, और जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक के प्रति जवाबदेही डैश की सबसे बुनियादी परिणाम है। मतलब लोगों के प्रति जो जवाबदेही, देखो ऐसी सरकार जो क्या करेगी, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जिसे बताना पड़ेगा जनता को कि हमने कोई फैसला किस लिए और क्यों किया। तो ये किस में है? ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है। बाकियों में शासक हो चाहे तानाशाह हो, वो कभी जनता को जवाबदेह नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी देश का आर्थिक विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तीनों पर ही। इट मीन्स क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक डॉक्टर के लिए सेवाएं अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में आती हैं। यानी कि अध्यापक हो या डॉक्टर हो, इनकी सेवाएं कौन से क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीयक? तो इसका सही आंसर है तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, द्वितीय में आता है विनिर्माण, और प्राथमिक में आती हैं कृषि और कृषि से जुड़े कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऋण मीन्स लोन लेना, ठीक है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या क्या शामिल है? बैंक और सहकारी समितियां, व्यापारी एवं मालिक, ए और सी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसमें बेटा देखो, हम आपको बहुत अच्छे से टीचर ने करवाया होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे बच्चों को ही क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि सबसे आसान भी है। इसमें आ जाएगा पहला, औपचारिक स्रोत में हमेशा बैंक और सहकारियां समिति होती हैं, और अनौपचारिक में होते हैं व्यापारी एवं मालिक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 2 होते हैं बेटा, एक राष्ट्रीय होता है, एक विश्व होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी मैं चेक करूँगी इसको, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कभी 24 दिसंबर ना हो, फिर भी आप फिलहाल 5 दिसंबर इसे नोट करें। एक क्वेश्चन हमारा 19वां रह गया, वैश्वीकरण ने डैश जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? सभी लोगों के। दूसरा है विकासशील देशों के श्रमिकों के। और तीसरा है
विकसित देशों के लोगों के। तो वैश्वीकरण ने डैश जीवन स्तर के सुधार में विकासशील देशों के श्रमिकों के सभी लोगों के विकसित देशों के लोगों के, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि किसी एक की नहीं बेटे, तीनों की हैं। अगर यहाँ ये होता ना कि उपरोक्त सभी, तो हम चला लेते इसको, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी तो है नहीं और हम एक को टिक नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ये आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोम जो है वो 7 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। अगला है क्रूसेड। क्या होता है क्रूसेड? मतलब धर्म युद्ध होते हैं। धर्म युद्ध जो क्या थे, इस्लाम और ईसाइयों के मध्य लड़े गए थे, धर्म को लेकर लड़े गए थे, तो उन धर्म युद्धों को इंग्लिश में हम क्रूसेड्स बोल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के 2 नुकसान। पेपर में आपको फायदा भी आ सकता है, नुकसान भी। नुकसान बहुत आसान है इसके। एक तो क्या होता है कि नंबर 1 पे तो बहुत बड़े लेवल पर विस्थापन होता है, यानी कि लोगों को जहाँ पर भी नदी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती है वहाँ लोगों को अपने घर बार छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरा जो है वो क्या है कि जो जलीय जीव होते हैं, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी मिलने की वजह से जलीय जीव जो होते हैं उनको वहाँ रहने में और अंडे देने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है अक्सर, क्योंकि मिट्टी के जमाव के कारण बहुत ज़्यादा जगह पर वहाँ पर अक्सर बाढ़ के चांसेस बने रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर करें। कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है कि एक किसान एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद उसे कुछ साल के लिए उसे वहाँ पर बोते हैं, मतलब उस पर बीज वगैरह डाल के उसको उस पर खेती करते हैं। फिर उसको थोड़े समय के लिए इसको छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरी जगह को साफ़ करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं, और वापस इस जगह पर तब खेती करेंगे जब वो वहाँ पर उन्हें लगेगा कि ये दोबारा से उपजाऊ हो गई है। तो ऐसी कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। आगे है संघवाद। क्या है संघवाद? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। संघवाद का अर्थ है ऐसी सरकार जो 2 या 2 से अधिक स्तरों पर बटी हो, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ऐसे आंदोलन जो नारियों के अधिकारों को दिलाने और लोगों को नारी के अधिकारों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं, वो नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं, नारियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी बेरोजगारी, जहाँ पर लोग काम तो करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन अपनी उत्पादकता से कम, ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद है उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग, यानी कि जो सूचना उपयोगिकी है, यानी कि टेलीफोन हो गया बेटा, इंटरनेट हो गया, इनका क्या लाभ है? एक तो देखो किसी भी रिमोट एरिया पर, दूर दराज के एरिया पर भी आसानी से अपने उत्पादक तक पहुंचा जा सकता है, अपने ग्राहकों तक भी पहुंचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि आसानी से एक ही मिनट में सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद बेटा पैराग्राफ है। पैराग्राफ थोड़े से समझ पर आधारित हैं। देखिए, महमूद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने के लिए, धन को लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध का सामना करने के कारण सोमनाथ मंदिर पर अधिकार करने में 3 दिन लगे। महमूद गजनवी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसने मंदिरों को लूटा, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा से प्रहार करके तोड़ दिया। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किए। क्या ये पैरे में है? नहीं, लेकिन आपको, क्योंकि लेसन में तो है और आपको लेसन पढ़ने हैं, तो इसीलिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 17 बार। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो इस बार इतने आसान पैरे आ ही नहीं रहे। पैरे प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं।
महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? उसकी पवित्रता भंग करना और धन लूटना। महमूद गजनबी द्वारा किस देवता की मूर्ति को तोड़ा गया? भगवान सोमनाथ। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा धूप को सीधे ही विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एक डैश नवीनकरणीय अनवीनकरणीय। अब कई बच्चों को ना यही नहीं पता चलेगा कि इसका उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है, नवीनकरणीय। ठीक है, तो सौर ऊर्जा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आपने नवीनकरणीय पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रौद्योगिकी यानी कि किस तकनीक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जाता है? फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, ये इसी में है। अब देखो यहाँ नहीं लिखा ना बेटे कि ये नवीनकरणीय है, तो ये किस पर आधारित है? समझ पर आधारित है। तीसरा है, क्या सौर ऊर्जा प्रदूषण करती है? कहीं लिखा है नहीं ना, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। सौर ऊर्जा प्रदूषण करती है, असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, यहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही अपने नागरिकों को कुछ अधिकार भी देते हैं। लोकतंत्र का ये तत्व तो अधिकांश देशों में है। अपनी आर्थिक उपलब्धि, अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक। देखिए है कहीं सीधा सीधा नहीं ना। उसके बाद लोकतंत्र की 2 विशेषताएं, एक तो औपचारिक संविधान का होना, एक समय पर चुनाव का होना। उसके बाद है इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है और ये अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। SHG देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आइडिया लगाना है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं? उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। ठीक है, अगले हैं बड़े क्वेश्चन बेटा। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और पहला है क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफाइन इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद की परिभाषा दें। जब एक ताकतवर देश कमजोर राष्ट्र के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। 2 प्रभाव, विनाशकारी नुकसान वाले प्रभाव। नंबर 1, सारे धन का निकास हो जाता है जिसने कब्जा किया उस देश पर। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्तता समाप्त कर देते हैं, ऐसे साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर करें। 3 नंबर के क्वेश्चन है बेटा ये। सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। आप उदाहरण दे सकते हैं सेल और भेल। सहकारी क्षेत्र जो है इसका संचालन पूंजीपति और मजदूर दोनों मिलकर करते हैं। इसकी उदाहरण आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र की शुगर मिल। ठीक है, जितनी भी शुगर मिल होती है ना ये सहकारी होती हैं। उसके बाद है राजनीतिक दलों के कार्य, चुनाव करवाना, नीति और कार्यक्रम को जनता के सामने रखना, सरकार का निर्माण करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, ये भी इसका एक कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण परिषद में क्या अंतर है? उपभोक्ता न्यायालय 3 स्तरों पर होती है, जिला, राज्य और केंद्र। जिला जो होती है 1 से लेकर 20 लाख तक के मुकदमों की सुनवाई करती है। राज्य जो होती है वो 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ के जो से ऊपर करते हैं वो जो सबसे सुप्रीम कोर्ट होती है ना उपभोक्ता न्यायालय, उसमें सुनवाई होती है। और उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक ऐसी संस्था है जहां पर उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये 5 नंबर का बेटे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। इससे आसान क्वेश्चन मुझे तो लगता है नहीं कोई हो सकता है। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, महामारी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ना वो मिले हैं, क्या बोलते हैं उसको,
42 कंकाल, इसमें से 41 की मृत्यु मलेरिया से हुई है। तो मलेरिया, प्लेग जैसी महामारियों के कारण भी। सरस्वती नदी जो है उसका जल सूखने की वजह से सूखा आ गया और ये भी पतन का कारण हो सकता है। फिर जलवायु परिवर्तन, पेड़ अधिक कट गए, लकड़ी का प्रयोग खूब करते थे तो उसकी वजह से, और भूकंप आने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। फिर है वैदिक साहित्य में वेद, वेदों आप चारों लिख दो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में आप ब्राह्मण ग्रंथ लिख दें। अरण्यक में, अरण्य ग्रंथ वो होते हैं बेटा जो जंगलों में लिखे गए, अरण्य शब्द ही जंगलों से जुड़ा होता है। उपनिषद, ये दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और इनकी संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन जीव संरक्षण के रक्षण में योगदान दिया, विस्तार पूर्वक बताएं। चिपको आंदोलन आप बताएं, इसमें कैसे पेड़ों से लोग चिपक गए थे। डाकव सेंचुरी, इन्होंने अपने खुद की ज़मीन देकर एक डाकव सेंचुरी बनाई है और बाहरी व्यक्ति का बिल्कुल एंट्री बंद है। बीज बचाओ आंदोलन, जो आज हाइब्रिड बीज होते जा रहे हैं, तो ये आंदोलन बीजों की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए। टिहरी बांध आंदोलन और सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर इन्होंने जो खनन का कार्य हो रहा था ना राजस्थान में सरिस्का में, उसे रोकने के लिए चलाया गया था। उसके बाद है मृदा अपरदन, जल और वायु के कारण जब मृदा की ऊपरली परत बह जाती है, ढह जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। इसको रोकने के लिए हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, रक्षक मेखला, या बीच बीच में खेतों के बीच में हरी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, काउंटर फार्मिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग उपाय अपनाकर मृदा को रोक सकते हैं। उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, विशेषताएं बताएं। देखो, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं, उसके लिए सभी धर्म समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार उसके धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती। इवन के अल्पसंख्यक लोगों को अपनी धार्मिक भावनाओं को बचाने के लिए मदद भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, आज से कोई 10-15 साल हो गए मुझे तो ये क्वेश्चन देखते हुए। कितना आता है, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाता है इसका। क्वेश्चन वही होता है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप विभिन्न अंगों में, जैसे कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न स्तरों पर, जिसे हम संघवाद भी बोलते हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, वो भी सत्ता में साझेदारी करते हैं। चौथा है राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये भी। उसके बाद मैप है, मैप बहुत आसान आया हुआ बेटा, इंग्लैंड और रशिया। देखिए, पिछली बार आए थे कि कोई 2 सभ्यताएं भरनी है, कोई भी 2 सभ्यताएं थी, क्योंकि मैंने चेक किए थे पेपर। तो 2 सभ्यताएं, मेसोपोटामिया हो सकती है, सरस्वती सिंधु सभ्यता हो सकती है, नील, माया, इंका, है ना। तो इस बार और भी आसान लग रहा है, इंग्लैंड और रूस। यानी कि आपको ये नहीं कि सिर्फ सभ्यता याद करनी है और चले जाना है, आपको देश भी पता होने चाहिए। दोनों देश आसान हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लेसन में इनकी बात बार बार हो रही है, तो हम आपको मैप में करवाएंगे अभी। और एक है गन्ना उत्पादक राज्य, झरिया कोयला राज्य, और असम में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक बात हमेशा याद रखिए, पहली बात तो आपको कंट्रीज़ के और राज्यों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए, ये छोटा सा इंग्लैंड इसने कितने दुनिया के कितने देशों पर कब्जा करके रखा, ठीक है। तो ये है इंग्लैंड, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और दूसरा है बेटा रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश। देखिए, ये भारत है, ये भारत यहाँ नेपाल, नेपाल से यहाँ चीन, ये मंगोलिया, उससे ऊपर रूस, ठीक है। तो ये दोनों हो गए क्लियर। इसका मतलब ये है कि आपको और भी कुछ देश करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के नक्शे में हमें एक था गन्ना उत्पादक राज्य। आप इसमें महाराष्ट्र कर सकते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश कर सकते हैं। तो गन्ना उत्पादित राज्य आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा झरिया, ये झारखंड में है, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल मिड में बैठा है झरिया। और ऐसे ही जहाँ पर मेघालय की सीमा रेखा है उसके ऊपर है असम। यानी कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको राज्य पता हो मैप के अंदर, बस आधा काम तो वहीं हो जाता है। गन्ना उत्पादक राज्य, और किसी ने बताया उत्तर प्रदेश, चलो जी उत्तर प्रदेश फटाफट हो गया। झरिया हमें पता है झारखंड, फटाफट हो गया। असम तो देखो बिल्कुल आसान है ही है। तो इसीलिए बेटा आपने नक्शों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। अब
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ना 25-25 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं हर लेसन के। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वो क्वेश्चन जरूर कीजिए। सिर्फ 25 क्वेश्चन में पूरी तैयारी इकोनॉमिक्स की, 25 में पूरी तैयारी सिविक्स की, 25 में पूरी तैयारी भूगोल की, और ऐसे ही बहुत आसान भाषा में हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। इससे आसान नहीं मिलेंगे आपको किसी भी चैनल पर, वो भी आप जरूर कीजिए। एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने सैकड़ों वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देखिए। और अगर फिर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, अभी भी करंट में जानने हैं, तो हमें आप कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो भी जरूर बनाएंगे अगर इस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो। इसी आशा के साथ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, खूब मार्क्स आएंगे आपके भर भर के, जैसे पिछली बार बहुत अच्छे पेपर थे सारे, तो भर भर के मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।